जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने अपर्दन के बारे में पढ़ा था। अपर्दन के बारे में पढ़ने के पश्चात हमने बात की थी कि अपर्दन चक्र की प्रक्रिया के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि अपर्दन चक्र है वो क्या है। अपर्दन चक्र की संकल्पना के बारे में आज अपने बात करते हैं। अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन है वो डेविस ने किया था। अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले जो सबसे पहले भूगोलवेत्ता थे उनका नाम है डेविस। डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, लेकिन इन्होंने इसका जो प्रतिपादन किया था वो समय था 1899 का। लेकिन अपर्दन चक्र के बारे में इससे पहले भी विचार है वो आ चुका था। उसकी अगर बात करें तो वो विचार देने वाले भूगोलवेत्ता थे जेम्स हटन। जेम्स हटन ने डेविस से पहले ही अपना यह विचार दिया था और जेम्स हटन ने विचार दिया था, अगर उसके समय की बात करें तो वो समय था 1785 का। 1785 के अंदर जेम्स हटन ने सर्वप्रथम इससे संबंधित अपना विचार दिया था। और इनके अगर स्थान की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है। वैसे तो स्कॉटलैंड है वो अपने आप में एक स्वतंत्र गणराज्य है, लेकिन वह जो ग्रेट ब्रिटेन का क्राउन है उसके अंतर्गत इसको शामिल है वो किया जाता है। तो ये स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने 1785 में इससे संबंधित एक बात कही थी। अगर उसकी बात करें कि इन्होंने क्या कहा था तो इन्होंने कहा था कि न तो आदि का कोई लक्षण है, न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भूगोल के अंतर्गत और विशेषकर भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य है। यह परिभाषा बहुत बार नेट जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में पूछी जाती है कि यह बात या यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह बात जेम्स हटन ने कही थी कि न आदि का कोई लक्षण है, यानी कि आदि का कोई भी लक्षण नहीं है और न अंत का कोई भविष्य है और न अपने भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि इसका अंत है वो कहां पर होगा। यह बात इन्होंने कही थी और इसी विचारधारा के बाद में इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी दिया था। इनके जो सिद्धांत का नाम की अगर बात करें, इनका जो सिद्धांत था उसे एक रूपतावाद के नाम से जाना जाता है। जेम्स हटन ने 1785 में अपना सिद्धांत दिया था एक रूपतावाद। यह सिद्धांत इन्होंने इस विचार के बाद में दिया था कि न आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है। सर्वप्रथम इन्होंने यह बात कही थी, अपना सिद्धांत दिया था। लेकिन अपर्दन चक्र की संकल्पना के प्रतिपादन की अगर बात करें तो वो संकल्पना है वो इसके 100 साल बाद में आई थी और वो विचारधारा डेविस ने दी
थी। तो अपर्दन चक्र से संबंधित कई सिद्धांत है। आज अपने जो सबसे पहले जिस सिद्धांत की बात करेंगे उस सिद्धांत को भौगोलिक चक्र सिद्धांत, भौगोलिक चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत सामान्य अपर्दन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक चक्र सिद्धांत को सामान्य अपर्दन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत की अगर प्रतिपादक की बात करें तो इसका प्रतिपादक था, उसका नाम है विलियम मॉरिस डेविस। यानी डेविस का पूरा नाम क्या था? विलियम मॉरिस डेविस था। सिद्धांत के प्रतिपादन की अगर समय की बात करें तो इन्होंने यह सिद्धांत 1899 ईस्वी में दिया था। और इनके अगर स्थान की बात करें तो विलियम मॉरिस डेविस की, तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और कौन थे? ये एक भूगोलवेत्ता थे। तो यूएसए यानी अमेरिकन भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में अपर्दन चक्र से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को भौगोलिक चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे जियोग्राफिकल साइकिल, ये एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ भू आकार शास्त्री भी थे। यानी भूगोलवेत्ता के साथ साथ भू आकार शास्त्री भी थे। इन्होंने भू आकारों के अध्ययन पर जोर दिया था। यानी कि जितने भी भू आकार अपने को धरातल पर, पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। और भू आकार शास्त्री होने के कारण ही इन्होंने अपर्दन चक्र से संबंधित अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी थी, यानी कि डेफिनेशन दी थी। अगर उसकी बात करें तो इन्होंने बताया था अपनी परिभाषा के अंतर्गत कि भौगोलिक चक्र समय की एक अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित यानी ऊपर उठा हुआ उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा आकृति विहीन समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले अपनी एक परिभाषा दी थी, जो परिभाषा इस प्रकार है कि भौगोलिक चक्र समय की एक अवधि है। यानी जो भौगोलिक चक्र है, अपर्दन चक्र है, वो क्या है? समय की एक अवधि है, निश्चित टाइम पीरियड इन्होंने बताया है, जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड यानी ऊपर उठा हुआ जो भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है, कोई भाग है, जैसे कि पर्वत है, पठार है, उत्थित भूखंड है,
वो अपर्दन की क्रिया द्वारा आकृति विहीन, यानी कि उत्थित भूखंड है, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, तो वो तो आकृति बनी हुई है। लेकिन अपर्दन के द्वारा जो उत्थित भूखंड है वो क्या है? आकृति विहीन, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? संप्राय मैदान, यानी मैदान के जैसा, मैदान नहीं बनेगा, मैदान के जैसा में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्होंने इस परिभाषा के माध्यम से अपने इस सिद्धांत को समझाया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने इस सिद्धांत का एक उद्देश्य भी बताया था, यानी कि जब सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इसका इन्होंने उद्देश्य बताया था कि भू आकारों का विवरण एवं उत्पत्ति प्रस्तुत करना। यानी कि इस सिद्धांत का इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि भू आकारों का विवरण और इनकी उत्पत्ति के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन की प्रक्रिया को बताया था कि अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है, इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया था। इधर आ जाएगा ऊंचाई, इधर आ जाएगा समय। इन्होंने बताया कि जो अपर्दन की प्रक्रिया है और उत्थान की प्रक्रिया है, दोनों के अंतर्गत यह संबंध पाया जाता है कि जब उत्थान की प्रक्रिया होती है उस समय अपर्दन नहीं होता, यानी सबसे पहले उत्थान होता है, और जब उत्थान की प्रक्रिया रुक जाती है तो अपर्दन की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इसके लिए इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि सर्वप्रथम भूखंड पर उत्थान की प्रक्रिया होती है। कोई भी पर्वत या पठार या भू आकृति का निर्माण हो जाता है। जब उसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अपर्दन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अपर्दन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उत्थान के लिए इन्होंने बताया था कि उत्थान है वो तीव्र गति से होता है, लेकिन उत्थान का समय कम होता है। यानी उत्थान की गति तीव्र होती है लेकिन कम समय के अंदर उत्थान हो जाता है। लेकिन अपर्दन का समय ज्यादा होता है और गति है वो इसकी धीमी होती है। यानी उत्थित भूखंड बनता जल्दी है लेकिन इसका अपर्दन है या इसका घिसना है वो लंबे समय तक जारी रहता है। और इसकी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है, यानी कि 3 अवस्थाओं के अंतर्गत यह अपर्दन की प्रक्रिया होती है। तो तीनों अवस्थाओं की बात करें तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्था के अंतर्गत होता है। युवावस्था के अंतर्गत क्या होता है? जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि नदियां हैं, वो अपर्दन का मुख्य कारक होती है, मुख्य शक्ति होती है। तो सर्वप्रथम जब अपर्दन की प्रक्रिया युवावस्था के अंतर्गत होती है, यानी उत्थित भूखंड है वो मैदान में कब बदलेगा? जब इन तीनों अवस्थाओं से गुजरेगा। तो इन तीनों अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात ही वह प्लेन या समतल बन पाएगा। तो पहली अवस्था युवावस्था। युवावस्था के अंतर्गत नदियां क्या करती है? जो कटाव करती है वो नीचे की ओर कटाव करती है, लगातार घाटी है वो गहरी होती जाती है। यानी कि युवावस्था के अंतर्गत वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। वो अपनी तली को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घिसती है क्योंकि पानी का वेग ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा होता है। जब ऊपर की सारी मुलायम चट्टानें हैं वो घिस जाती है, नीचे का आधार ठोस आ जाता है,
तो दूसरी अवस्था है वो शुरू हो जाती है, जो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत क्या है, नदी अपनी तली को न काट कर पार्श्व यानी कि किनारों को पार्श्विक अपरदन शुरू कर देती है। और पार्श्विक अपरदन शुरू हो जाता है, कटाव इस प्रकार से होता है किनारों का, तो यू आकार की घाटियों का निर्माण है वो इसके द्वारा होता है। यानी प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत पार्श्व यानी किनारों का कटाव शुरू हो जाता है और यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। और अंतिम अवस्था होती है वो होती है वृद्धावस्था। तो उस टाइम के अंदर क्या है कि नदियां भी जितना अपरदन का कार्य करना होता है, घिसने का कुतरने का कार्य करना होता है, वो संपूर्ण हो जाता है और पूरा जो ये धरातल है जो हुआ करती थी वो क्या है, समप्राय मैदान में बदल जाती है। यानी कि अभी हमने बात की है कौन सा मैदान है, समप्राय मैदान। समप्राय यानी मैदान जैसा होता है, मैदान नहीं बनता है, गौर करने वाली बात है। समप्राय मैदान के जैसा बन जाता है, यानी कि लगभग है वो इस प्रकार से समतल जगह है वो बीच में ज्यादा दिखाई देती है, कहीं कहीं पर टीले है वो बच जाते हैं। इन टीलों के लिए डेविस ने मोनाडनॉक शब्द का प्रयोग किया है। मोनाडनॉक या मोनाडनॉक इस शब्द का प्रयोग किया है। यानी संप्राय मैदान में जो यत्र तत्र जहां तहां बिखरे हुए टिल्ले नुमा अवशेष बसते हैं सेलों के, चट्टानों के, उन सेलों के चट्टानों के अवशेष को मोनाडनॉक नाम दिया। और जो संप्राय मैदान बना इसे इन्होंने पेनिप्लेन नाम दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि अगली वीडियो में अपने पेंक का अपरदन चक्र पढ़ेंगे, उन्होंने इनके लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो विलियम मॉरिस डेविस ने शेष बचे भाग के लिए मोनाडनॉक और संप्राय मैदान के लिए पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया है। यह सारी जो प्रक्रिया होती है इसके लिए इन्होंने अपना एक त्रिकूट बताया है। त्रिकूट है जिसके अंतर्गत 3 बातें इन्होंने बताई, संरचना, परक्रम और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे कंपटीशन के पेपरों में पूछा जाता है कि त्रिकूट की प्रक्रिया या सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम मॉरिस डेविस ने दिया। या विलियम मॉरिस डेविस के त्रिकूट क्या है, तो विलियम मॉरिस डेविस के त्रिकूट में संरचना, परक्रम और समय है। यानी जो अपरदन चक्र चलता है वो इन तीनों के कारण ही चलता है। संरचना यानी सबसे पहले भूखंड की संरचना बनती है, यानी भू आकार, जैसे कि उत्थित हुआ भाग, यानी वहां पर कोई पर्वत या पठार है, ऊंचा भाग है, सर्वप्रथम बनेगा तो सर्वप्रथम उसकी रचना होगी, उसका निर्माण होगा। फिर परक्रम यानी कि प्रक्रिया चलेगी, उसे तोड़ने फोड़ने के लिए नदियां है, ग्लेशियर वगैरह है, लहरें वगैरह है, पवने हैं, वो अपना कार्य शुरू करेगी। और समय यानी कि वो कई अवस्थाओं से गुजरेगा। 3 अवस्थाओं की हमने बात की थी, तो अपरदन है वो लंबे समय तक चलता है। तो ये था अपने विलियम मॉरिस डेविस का भौगोलिक चक्र सिद्धांत या सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत। अगली वीडियो में अपने पेंक के अपरदन चक्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।